डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में एक आधुनिक भारत में नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक है मराठा। मराठा पढ़ाने से पहले एक चीज बताना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है ये एक मध्यवर्ती टॉपिक है। मध्यवर्ती टॉपिक इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका आधा भाग अंतिम मध्यकाल में पड़ता है और आधा भाग प्रारंभिक आधुनिक काल में पड़ता है। यानी मध्यकाल और आधुनिक काल को जोड़ने वाली एक घटना है मराठा। और ये कैसे हम कर रहे हैं इसको देखिए कि अगर मराठों के काल को देखते हैं आप, तो मराठा का काल जो है वो संपूर्ण रूप से अगर आप देखेंगे तो सोलह सौ 1850 से लेकर करके 1818 ईस्वी तक दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अब जब 1650 आप लिखते हैं यहां पर और 1818, तो हालांकि काल विभाजन जो हम लोग है वो मिल और बेंथम पर आधारित है और ये अवैज्ञानिक है, अनैतिहासिक है, लेकिन जो भी हो पढ़ाई की सुविधा के लिए वर्तमान समय में मिल और बेंथम के ही जो काल विभाजन को हम लोगों ने माना है उसमें 1707 से आधुनिक काल शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि 1707 से पहले मध्यकाल था। तो यहाँ मराठों का जो इतिहास शुरू हो रहा है भारत में वो लगभग 1650 से। तो 1650 से 1707 का जो इसका पीरियड है वो मिडिवल पीरियड है, मध्यकालीन काल है। और 1707 से लेकर 1818 तक का जो पीरियड है वो आधुनिक काल है। तो इस तरीके से मराठा एक ऐसा टॉपिक है जो मध्यकाल के अंतिम बेला में शुरू होता है और आधुनिक काल जब शुरू होता है तो उस समय वो चलता रहता है और पूरे आधुनिक काल में प्रभावी नहीं रहता। 1818 ईस्वी में उसका अंत हो जाता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि मराठा जो एक टॉपिक है वो मध्यकाल और आधुनिक काल दोनों का टॉपिक है। और इसके अध्ययन को जो है सुविधा अनुसार दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। एक प्रथम चरण और दूसरा जो है वो द्वितीय चरण। प्रथम चरण का जो पीरियड है वो 1650 से लेकर करके आप 1707 ईस्वी तक मानिए। और इसके अंतर्गत हम लोग शिवाजी, संभाजी और ताराबाई का अध्ययन करते हैं या शिवाजी द्वितीय का। ठीक है। मुख्य रूप से आप मान के चलिए कि शिवाजी का हम अध्ययन करते हैं। ये कैसे उदय हुआ, कैसे उन्होंने मराठा को एक शक्ति के रूप में स्थापित किया मराठवाड़ा के क्षेत्र में। और द्वितीय जो चरण है उसको हम लोग 1707 से लेकर करके 1818 ईस्वी तक मानते हैं। देखिए यहां पर एक बताते चले कि काल के हिसाब से हम 1707 कर दिए हैं। एक्चुअली में पेशवा का काल शुरू होता है 1720 से। ठीक है। तो आप यहां पर 1707 भी लिख सकते हैं तो काम चलेगा, 1720 भी लिख सकते हैं तो काम चलेगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात नहीं है। 1720। हाँ, पेशवाओं का काल शुरू होता है 1720 से। कब से? 1720 से। तो ये जो द्वितीय चरण है ये पेशवाओं का काल है।
पेशवाओं का काल। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ ले, यहीं पर समझ लेना ज्यादा अच्छा होगा कि प्रथम चरण जो है वो शिवाजी से संबंधित, उनका उदय होता है। आप उदय की पीरियड को अगर मानिए तो 1654 से उनकी गतिविधि शुरू हो जाती है एक राजा बनने की तरफ, और 74 में पूरी तरीके से वो राजा बन जाते हैं और 80 तक वो शासन करते हैं एज ए किंग। कहाँ? मराठवाड़ा में। उसके बाद उनका जो उत्तराधिकारी है, जैसे संभाजी उनका बेटा हुआ, राजा राम ये संभाजी का बेटा हुआ, फिर शाहू जो शिवाजी के द्वितीय पत्नी से उत्पन्न पुत्र का बेटा था, और उसके बाद जो है एक शिवाजी द्वितीय जिसकी जो बहुत अल्पायु था, तो उसकी माँ जो है ताराबाई, वो उसकी संरक्षिका के रूप में शासन किया। इस तरीके से इन लोगों ने 1713 ईस्वी तक शासन किया, शिवाजी और उसके वंशजों ने। ठीक है। अब देखिए शाहू जो थे अंतिम में, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो बहादुर शाह प्रथम ने शाहू को कैद से मुक्त कर दिया। शाहू को मुगल कैद किए हुए थे। शाहू को कैद से मुक्त इसलिए किया क्योंकि दो उत्तराधिकारी सामने आ गए थे। एक शिवाजी द्वितीय जिसकी संरक्षिका ताराबाई थी, तो वो बाहर थी। तो बहादुर शाह ने एक ये कूटनीतिकता अपनाई कि अगर शाहू को कैद से मुक्त कर देंगे तो शाहू और शिवाजी द्वितीय आपस में लड़ने लगेगा, यानी शाहू और ताराबाई की लड़ाई हो जाएगी और मराठे आपस में ही लड़ करके जो उनकी शक्ति का पतन हो जाएगा और मुगलों के लिए वो चैलेंज नहीं बनेंगे। क्यों? लड़ाई क्योंकि पूरा सेंटेंस सुनिए ना, मुगलों के लिए चैलेंज नहीं बनेंगे। अगर वो लोग आपस में लड़ जाएंगे तो मुगल पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो गृह युद्ध उत्पन्न करने के लिए बहादुर शाह ने शाहू को कैद से मुक्त कर दिया। क्लियर? अब इसी परिस्थिति में शाहू ने क्या किया कि ताराबाई को दमित करने के लिए एक मराठा प्रशासन में शिवाजी ने एक शब्द को जन्म दिया था जिसको बोलते थे अष्टप्रधान। हाँ, अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का एक समूह था। जो शिवाजी का प्रशासन चलता था उसमें 8 मंत्री महत्वपूर्ण थे। प्रशासन पढ़ाएंगे तो वो सब बताएंगे आपको। उसमें सबसे टॉप पर जो था, सबसे ऊंचे पद पर था, उसको बोलते थे पेशवा। पेशवा का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। यानी अगर दिल्ली सल्तनत से शुरू उसका तुलना कीजिए तो वजीर, जो स्थिति दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में वजीर या वकील का था, वही स्थिति मराठा प्रशासन में पेशवा का। तो एक व्यक्ति हुए बालाजी विश्वनाथ, तो ये पेशवा बने। किसके? तो शाहू के। तो शाहू इनके पेशवा बनाने के बाद खुद निष्क्रिय हो और वास्तविक शक्ति किसमें आ गई? पेशवा में आ गई। तो अब मराठा राजा सिर्फ एक मूर्ति रह गया। शक्ति का वास्तविक उपयोगकर्ता कौन हो गया मराठा साम्राज्य में? पेशवा। और ये 1720 ईस्वी में 1713 से 1720 ईस्वी तक बालाजी विश्वनाथ पेशवा रहे शाहू के। और उसके बाद ताराबाई को जितने विरोधियों थे सबका अंत करके मराठा को एक शक्ति के रूप में बालाजी विश्वनाथ ने स्थापित किया। उसके बाद 1720 से लेकर 40 तक बाजीराव प्रथम पेशवा रहे। इन्होंने मराठा साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया। सबसे ज्यादा मराठा साम्राज्य का विस्तार इन्हीं के पीरियड में हुआ था, बाजीराव प्रथम के पीरियड में। ये दूसरे पेशवा थे। अब उसके बाद इन्हीं के समय में जो शाहू थे उन्होंने अपना पद ही त्याग दे दिया कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम पूना में जो है पड़े रहेंगे, बाकी सारा मेरा अधिकार वैधानिक रूप से पेशवा इस्तेमाल करेगा। 40 में जब इनकी मृत्यु हुई बाजीराव प्रथम की, ये सब हम याद कराएंगे, घबराइए नहीं आप लोग। तो बालाजी बाजीराव अगला पेशवा बने। 1740 से लेकर करके जो है वो
61 तक। एक पानीपत का युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध 56 नहीं 62 में हुआ था, 62 में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसमें जो है यहाँ तक रहे ये, और उसके बाद जो है वो पानीपत का युद्ध जब ये हार गए तो इनकी मृत्यु हो गई हृदयघात के कारण। फिर उसके बाद नारायण राव पेशवा बने, ये 62 से लेके 72 तक। फिर नारायण राव के बाद माधव राव पेशवा बने, ये 72 से 73 तक। 56 फिर माधव राव नारायण राव बने पेशवा, ये आपको 73 से लेके 95 तक। और अंतिम रूप से बाजीराव द्वितीय बने 1795 से लेके 1818 तक। और 1818 में जो है अंग्रेजों ने पेशवा की सत्ता को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से 1720 से, या यहाँ पर साथ हम लिखते हैं, पेशवाओं का काल माना जाता है। इसमें मराठा किंग जो है वो प्रभावशाली नहीं रहा। तो इस तरीके से दो भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रथम भाग जो है वो मुगल का मध्यकाल में पड़ता है, ये आप देख लीजिए, है ना, इसका पीरियड ये किसमें पड़ता है? मध्यकाल। 1780 में खत्म हुआ था। 1780 में कहाँ लिखा हुआ? 1818 लिखा हुआ है। और ये द्वितीय चरण जो है इसका, ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो इंट्रोडक्शन में इतनी चीजें आपको जानना काफी जरूरी है। अब अगला जो हम लोग का मूल टॉपिक है कि मराठों का उदय क्यों हुआ, मराठा एक शक्ति के रूप में भारत में कैसे उदित हुए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिवाजी को डिटेल से पढ़ने से पूर्व ये जरूरी है कि आपको मराठों के उदय के कारणों के बारे में बताया जाए। ऐसा इसलिए कि हमने शुरू में ही आपसे कहा था कि हमारे द्वारा जो आपको शिक्षा दी जाएगी सिविल सर्विस का, उसका उद्देश्य या तरीका ये होगा कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप इस ऐसे क्लास को करने के बाद दोनों परीक्षा देने में के योग्य हो जाएंगे। आपको प्रारंभिक के लिए अलग और मुख्य के लिए अलग नहीं होगा। तो ये समायोजन के तहत ये क्लासेस चल रहा है। तो इसलिए जो ये टॉपिक है पहला वाला इसका, कि कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ मराठा, यानी मराठों के उदय के कारण, ये मुख्य परीक्षा का टॉपिक है। अब ये अलग बात है कि इसको विकल्प के रूप में इस पूरे टॉपिक को प्रारंभिक परीक्षा में भी डाल दें, जो सिविल सर्विस का आजकल का पैटर्न है। तो आप दोनों परीक्षाओं को देने में इस तरीके से मराठा पढ़िएगा तो सक्षम हो। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है आप कि जो मराठों के उदय के का कारण है, उसमें पहला कारण जो बताया जाता है वो ये कि औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति का परिणाम। हिंदू विरोधी नीति का परिणाम, यानी मराठों का जो उदय हुआ वो किस कारण हुआ? तो इस कारण हुआ कि औरंगजेब ने जो हिंदुओं के विरुद्ध जो नीति अपनाई, उसके कारण जो है वो मराठों का उदय हुआ। ये एक कारण माना जा रहा है। अब देखिए इसका व्याख्या क्या है। तो इसके परिवेश में हम जानते हैं जो व्याख्याकार हैं वो सरदेसाई और सर यदुनाथ सरकार। कुछ में इतिहासकार का नाम देना इसलिए जरूरी है कि वो बात इसी इतिहासकार यदुनाथ सरकार, क्योंकि ये बात उसी इतिहासकार के द्वारा कहा गया। इन दोनों इतिहासकार का कहना है कि औरंगजेब ने जो हिंदू विरोधी नीति अपनाई,
जो हिंदू विरोधी नीति अपनाई उसके प्रतिक्रिया स्वरूप शिवाजी ने हिंदू धर्मोद्धारक गौरक्षक और ब्राह्मण रक्षक की उपाधि धारण की और इसकी रक्षा का यत्न किया। ठीक है, हम निकाल देंगे क्लास से, ऐसे कीजिएगा तब। टॉपिक को पूरा कंसंट्रेट बोर्ड पर रहिए, खेल मत कीजिए। अब गप करना है तो मत आइएगा यार, ना बोलने के बाद समझ में नहीं आता। तो फर्स्ट काउज जो है वो ये है कि इसके प्रतिपादक जो थे वो सरदेसाई और सर यदुनाथ सरकार थे। इन लोगों ने जो शिवाजी के उदय का या मराठों के उदय के कारणों की तलाश की, तो इन लोगों को ये दिखाई पड़ा इतिहास में कि औरंगजेब ने जो हिंदुओं के विरुद्ध नीतियां अपनाई थी, औरंगजेब ने हिंदुओं के विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई थी, वो हम लोग औरंगजेब के पढ़ने के क्रम में पढ़ चुके हैं और बहुत विस्तार से पढ़े हैं। तो उसकी प्रतिक्रिया हुई मराठवाड़ा में सबसे पहले। ये यदुनाथ सरकार का कहना है कि शिवाजी ने वहां मराठवाड़ा में रह रहे लोगों को औरंगजेब के प्रति जो नीतियां थी उसको जानकारी दी और उन लोगों को संगठित किया अपने नेतृत्व में, और कसम खाई कि हम हिंदुओं का उद्धार करेंगे, यानी जो औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं को सताया जा रहा है उससे बचाएंगे, गाय की रक्षा करेंगे और साथ ही साथ ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे। क्योंकि औरंगजेब मंदिरों को तोड़कर ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों पर हमला कर रहा है। यह सरदेसाई और सदैव सरकार का मत था। लेकिन इस मत का खंडन किया। खंडन किसने किया है? तो सतीश चंद्र ने किया। अब खंडन का जो आधार है सतीश चंद्र का, वो सबसे पहला बात यह है कि शिवाजी ने कोई मुस्लिम विरोधी नीति नहीं अपनाई। दूसरा, शाहजी भोसले शिवाजी के पिता हैं। तो शाहजी भोसले का जो उदय हुआ वो मुस्लिम रियासतों में ही। तीसरा, कि शिवाजी की अधिकांश लड़ाइयां मराठों से ही, और भी बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन आपको इन 3 तर्कों से ही काम चल जाएगा। सतीश चंद्र कहते हैं कि जो यदुनाथ सरकार का GS सरदेसाई का जो ये मत है कि शिवाजी का उदय इसलिए हुआ कि औरंगजेब ने हिंदू विरोधी जो नीति अपनाई थी उसकी प्रतिक्रिया था, तो ये बात गलत है। गलत कैसे? पहला तर्क तो ये है
कि यदि शिवाजी मुसलमानों के विरोधी होते तो उनकी सेना में मुसलमान नहीं होते। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या थी शिवाजी की सेना में, और ये सिर्फ शिवाजी के समय तक ही नहीं रहा। पानीपत के युद्ध में जो हुआ, जिसमें मराठे हारे, उस युद्ध में जो तोपखाने का सरदार था वो इब्राहिम खां गारदी था। इब्राहिम खां गारदी को अहमद शाह अब्दाली ने बहुत प्रलोभन दिया कि हम मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो, तुम पेशवा को छोड़ करके हमारे पास चले आओ। लेकिन इब्राहिम खां गारदी ने जो है वो मराठों का ही साथ दिया और युद्ध में मारा भी गया। तो इस तरीके से अगर शिवाजी के हृदय में मुसलमानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती तो वो एक भी मुस्लिम को अपने फौज में नहीं रखता, जबकि ऐतिहासिक रूप से ऐसा पता नहीं चलता है। अगर वो हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण किया, गौरक्षक की उपाधि धारण किया, या ब्राह्मणों के रक्षा की उपाधि धारण किया, तो इस उपाधि धारण करने के अर्थ अलग थे। इस उपाधि धारण करने का अर्थ ये नहीं था कि शिवाजी थे वो मुस्लिम विरोधी थे। अब वो अर्थ क्या है, इस पर सतीश चंद्रा बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं कि मराठवाड़ा का जो स्थिति था वो एक, आगे चल के दिखाएंगे आपको, वो एक भौगोलिक दृष्टिकोण से इस ढंग का इलाका था कि बहुत ज्यादा पृथक्करण की भावना पाई जाती है। पर्वतीय पठारी भाग थे, अब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ वाले लोगों का संपर्क इधर नहीं रहता, तो इस ढंग से एक आइसोलेटेड जनसंख्या रहती है जो आपस में मिलती नहीं। तो इनको हिंदू धर्मोद्धारक का अर्थ हुआ कि इन जनसंख्या को जोड़ो। ब्राह्मणों की रक्षा का मतलब यह हुआ कि वहां उस स्थान पे जो था वो मराठे ब्राह्मण नहीं थे। मराठे अगर देखिए तो एक प्रकार से आधुनिक काल के ओबीसी की जाति थी, और शिवाजी मराठा नहीं थे, शिवाजी राजपूत थे। हम लोग शिवाजी को मराठा समझते हैं। जब शिवाजी का उदय बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि शिवाजी वास्तव में राजपूत थे, उनका नस्ल राजपूतों का था। लेकिन क्यों और किन कारणों से उनको मराठा स्वीकार किया जाता है, ये राज जब शिवाजी का उदय हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय खोलेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ठीक है, ये एक सत्य है, ये एक तथ्य है कि शिवाजी ने ये तीनों उपाधियां धारण की। तो ये तीनों उपाधियां धारण करना इस बात का प्रतीक नहीं है कि वो औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति का परिणाम, बल्कि वो स्थानीय परिवेश के अनुसार स्थानीय समस्याओं को सुलझाने हेतु धारण की गई उपाधि थी। दूसरी बात वो कहते हैं कि शिवाजी को जो पिताजी थे शाहजी भोसले, उनके अगर उदय को देखा जाए तो अहमदनगर, बीजापुर और मुगल, ये तीनों की वो सेवा करते रहे। कभी वो अहमदनगर की सेवा में रहे, कभी वो बीजापुर की सेवा में रहे, कभी वो मुगलों की सेवा में रहे। तो ये तीनों तो शक्तियां जो थी मुस्लिम थी। तो मुसलमानों ने दमन किया कहां शिवाजी के वंशजों का? मुसलमानों के वजह से ही तो इनको जागीरें मिली पूना और सुपा की, जिसके वजह से ये बाद में चल के राजा बनने के लिए सक्षम हुए। तो मुस्लिम रियासत रहने की वजह से यह मुगलों और अहमदनगर और बीजापुर जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में मराठों ने कभी अहमदनगर का साथ दिया, कभी बीजापुर का साथ दिया। तो इस कारण से अहमदनगर और बीजापुर बहुत दिनों तक मुगलों से लोहा लेते रहे, ये सामना करते रहे उसका। तो ऐसी स्थिति में अहमदनगर और बीजापुर के साथ शत्रुता का संबंध होना ये स्वाभाविक सी बात नहीं लगती है। तो इस वजह से भी कहा यह जाए कि औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति का परिणाम था। तो फिर अहमदनगर का साथ नहीं देना चाहिए था शाहजी भोसले को, बीजापुर का साथ नहीं देना चाहिए था शाहजी भोसले को। तो साथ दिया, इसका मतलब यह था कि इस तरह की भावना उस समय में नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
शिवाजी का अगर युद्ध औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति का परिणाम होता तो शिवाजी की सभी लड़ाइयां या अधिकांश लड़ाइयां मुसलमानों के खिलाफ होती। जबकि वास्तविकता क्या थी कि अगर 1636 ईस्वी से में उनकी पहली लड़ाई हुई, 36 से लेकर 74 तक, जब तक वो राजा बने, लगभग हर साल युद्ध किया किसी न किसी से। कितना लंबा पीरियड है। इसमें सिर्फ 2 ही ऐसे अवसर हैं जो मुसलमानों से युद्ध किया। एक बीजापुर के अफजल खां से उसका युद्ध हुआ और दूसरा मुगलों के शाइस्ता खां से युद्ध। इसके अलावा और कोई युद्ध मुस्लिम रियासतों से या मुस्लिम सेनापति से उसका नहीं हुआ। बाकी हर वर्ष जो युद्ध हुआ हम आपको दिखाएंगे वो मराठा सरदेशमुखों से हुआ। अगर शिवाजी हिंदुओं के उद्धार की बात कर रहे थे तो फिर मराठा सरदेशमुख उनके विरोधी क्यों थे? मराठा सरदेशमुखों से उनकी अधिकांश लड़ाइयां क्यों? तो इस आधार पे सतीश चंद्रा ने सरदेसाई और जदुनाथ सरकार के मतों का खंडन कर दिया। क्लियर? अब देखिए इतिहास में देखते हैं कैसे मतलब लचक होता है पढ़ाई में। और आप जो बुक पढ़िएगा तो उसमें आपको सिर्फ यहां तक की बात जो है लिख करके खत्म कर दो। लेकिन सिविल सर्विस का अगर आंसर आप यहां तक खत्म करके छोड़ देते हैं तो ये अधूरा आंसर माना जा सकता है। आपको पूरी बात लिखनी पड़ेगी। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो काउज बताया जाता है वो है साहब भौगोलिक परिस्थिति। भौगोलिक परिस्थिति, ज्योग्राफिकल फिनोमेना। जहां तक भौगोलिक परिस्थिति का प्रश्न है तो इसका जो प्रतिपादन किया इस सिद्धांत का, वह प्रतिपादन किया महादेव गोविंद रानाडे ने। ये खुद महाराष्ट्र के थे और बहुत बड़े समाज सुधारक थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। महादेव गोविंद रानाडे। देखिए इन्होंने क्या कहा। इनका कहना यह था कि जो मराठवाड़ा की भौगोलिक परिस्थिति थी भौगोलिक स्थिति वो क्या था कि एक पठारी भाग था और पठारी भाग में भूमि जो थी वो अनुर्वर थी और ऐसी परिस्थिति में मराठी लोगों में युद्ध प्रियता का जन्म, यानी मराठी लोग कह लीजिए कि युद्धक जाति में परिणत करेगा और युद्धक जाति के माध्यम से ही मराठा एक शक्ति बनी। तो महादेव गोविंद रानाडे का जो ये विश्लेषण है ये कुछ हद तक सही लगता है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिसको पूर्व के क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे तुर्क ही थे तो तुर्क अक्ताई पहाड़ी में रहते थे और वो भी अनुर्वर था। मंगोल जो थे वो मंगोलिया के अनुर्वर भागों में रहते थे, तो अनुर्वरता के कारण वो भी एक लुटेरा जाति था, युद्धक जाति में कन्वर्ट कर गया और फिर अपने युद्ध कौशल के बुनियाद पर ही तुर्कों ने और मुगलों दोनों ने विश्व में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की।
तो जो पठारी या पर्वतीय भाग होता है, जहां उपज कम होता है, वहां जो लोग भी रहते हैं उनमें युद्धकता परिस्थितिवश जन्म ले लेती है। युद्धकता परिस्थितिवश क्यों जन्म लेती है? कि उस भौगोलिक परिस्थिति में पठारी पर्वतीय होने के कारण सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो प्राकृतिक प्रकोपों का पड़ता है। प्राकृतिक प्रकोप का मतलब क्या हुआ? कभी तेज आंधी आ गई, कभी तेज ओला बरसने लगा, कभी तेज बारिश होने लगी। उससे बचने तो ये सब विषम स्थितियां जो आती हैं, उससे वो लोग जो अपना बचाव करते हैं, तो उससे शारीरिक रूप से वो काफी मजबूत हो जाते हैं। अब दूसरा पक्ष ये होता है कि वो लैंड अनफर्टाइल होता है, अनुर्वर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न की समस्या जब आती है तो अपने पड़ोस के क्षेत्रों में लूट मार कर करके वो लेके चले आते हैं। ये तुर्कों ने भी किया, मंगोलों ने भी किया, यही काम किया मराठों ने। मराठों में। चौथ जो शब्द है, जो कर, वो क्या था? कि शिवाजी का उदय तो बहुत बाद में हुआ, मराठे तो वहां पहले से थे, मराठा जाति। तो अपने निकट के चाहे किसी का भी शासन हो, जो उपजाऊ लैंड होता था वहां वो आक्रमण करके लूट के लेके चले आते। तो बाद में वहां वाला आदमी बोला कि काहे के लिए तुम लोग आते हो, क्या चाहिए? भाई हम लोग भूखे रहेंगे तो लूटेंगे। तो ठीक है, एक ही शर्त पर बच सकते हो तुम कि जो भी उपज होगा उसका 1/4 हमको दे दो। हम लूट मार नहीं, तुम भी इज्जत से रहोगे, हम भी इज्जत से रहेंगे। तो अपने उपज का 1/4 अपने पड़ोसी उपजाऊ भागों से मराठे पहले से ही वसूलते आते थे। तो इसी 1/4 से क्या मिला? बना चौथ। 1/4 उपज का, इसी को बोलते चौथ। तो अगर मराठा आक्रमण से आपको बचना है तो उसको चौथ देते रहिए। तो ये शिवाजी के उदय से पहले ही से परिपाटी, और मान लिया वो शक्तिशाली हो गया, मराठों के पड़ोसी वाला रियासत नहीं देने लगा, तो फिर मराठा आक्रमण करता था। अब अगर मराठा हार गया तो नहीं मिला, जीत गया तो फिर टैक्स दो चौथ के रूप में। तो ये जो है सांप चुचुंदरा वाला खेल जो है चौथ के मामले में हमेशा वहां चलता रहा, ये आपको जानना चाहिए। तो ये सब अध्ययन करने के बाद महादेव राणा ने कहा कि उसकी भौगोलिक परिस्थितियां उसी प्रकार की थीं जिस प्रकार तुर्कों और मंगोलों की। तो इस वजह से वो जो 2 कारण आपको बताया, वो 2 कारण इन पर भी लागू होता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो गए, और अनवर होने के कारण इन्होंने हमेशा अपने भोजन की प्राप्ति जो है वो युद्ध के माध्यम से की, इसलिए ये युद्धक जाति बनी। अब जो युद्धक जाति बन जाता है तो शासन के लिए वो जाति काफी उपयुक्त होता है। तो एन केन प्रकारेण आप गौर से देखिएगा कि चाहे बीजापुर हो, चाहे गोलकुंडा हो, चाहे अहमदनगर हो, बीजापुर से गोलकुंडा की भी लड़ाई हुई, गोलकुंडा को बीजापुर से लड़ाई हुई, और अहमदनगर को भी दोनों से लड़ाई होती थी। तो इन तीनों मुस्लिम रियासतों के बीच जो आपस में लड़ाई होती थी, उसमें मराठे किसी एक न एक पक्ष में रहते थे। एक साथ। तो जिस पक्ष में मराठे रहते थे निषाद भोंसले, वो पक्ष जीत जाता था। यही परिस्थिति मुगलों वर्सेस दक्षिण भारत की रियासतों के बीच अगर लड़ाई हुई तो शाहजी भोंसले ने दक्षिण की रियासतों का साथ दिया, तो बहुत दिनों तक मुगलों को जीत नहीं मिली। मुगलों को जीत कब मिली? तो साहब औरंगजेब के पीरियड में 1680 के बाद, और उस समय तक शाहजी भोंसले जो है वो मर चुके थे, शिवाजी का उदय हो चुका था, और शिवाजी अपने आप को जो है मराठवाड़ा में स्थापित कर चुके थे। औरंगजेब भी जो है वो अंत में हार करके शिवाजी को राजा स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से भौगोलिक परिस्थिति ने मराठों के उदय में सहायता की। तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से मराठा शासक बन गए, ये गलत है। यानी मराठवाड़ा का सोनू भाई भौगोलिक परिस्थितियां ने
मराठों को एक राजनीतिक सत्ता बनने में सहयोग दिया, ये बात स्वीकार की जा सकती है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से वो शासक वर्ग बन गए ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब देखिए साहब, जो अगला टॉपिक है वो है भक्त संतों का योगदान। क्या? भक्त संतों का योगदान। इसमें अब जो बातें जाननी है वो ये कि जो मराठे थे वो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विभिन्न कुलों एवं संघों में विभाजित और इस कारण उनमें आपसी एकता का अभाव था। परंतु 16वीं और 17वीं सदी में भक्त संतों का उदय हुआ। जैसे विज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि। इन लोगों ने क्या किया कि मराठी भाषा का विकास किया। और लोकगीतों का विकास किया। और इन दोनों कारणों से मराठों में एकता आई। ठीक है साहब। तो मराठा शक्ति को उदित करने में भक्त संतों ने भी काफी पाइवटल रोल अदा किया, महत्वपूर्ण भूमिका, यमाती भूमिका अदा की। कैसे कि मराठे एक शक्ति क्यों नहीं बन रहे थे? सबसे बड़ा कारण क्या था? तो मराठे शक्ति इसलिए नहीं बन रहे थे कि वहां की भौगोलिक परिस्थिति के कारण उनमें भौगोलिक रूप से ही अलगाव था। वो एक बंद क्षेत्र में रहने के आदी हो गए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर के गया का नक्शा आप देखिए, तो अब समय व्यतीत हो जाने के बाद इसके पहाड़ में टूटन आ गया, लेकिन बहुत पहले पूरा राजगीर से आप ले लीजिए, राजगीर से गया तक एक पहाड़ी का क्रम था, श्रेणी। अगर इसका विहंगम रूप आपको देखना है तो अतरी में बथानी के तरफ जाकर करके आप थोड़ा अध्ययन कीजिए, वहां पर बीच में खड़ा होकर के, तो आपको एहसास होगा चारों तरफ देखने के बाद कि ये इलाका तो आइसोलेटेड है। अभी रोड बन गया तो हम पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले जब रोड नहीं था इस क्षेत्र में, तो बाहरी व्यक्ति का पहुंचना बहुत कठिन था। अब ऐसी परिस्थिति में उस क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे थे
उनका गया इतना निकट था, बहुत दिन दिन पे आना होता था, तो सारी आवश्यकता अनिवार्यता उनके स्थानीय परिवेश से पूर्ति होती थी। इसीलिए मुगल काल में वो जमींदारी के क्षेत्र में वो आ गया और एक व्यक्ति को जमींदारी मिल गई, वही सारा टैक्स कलेक्ट करके जो है मुगलों को दिया करता था उस क्षेत्र से। तो कहने का अर्थ ये है कि इस तरह का भौगोलिक परिदृश्य का कोई भूभाग होता है तो उसमें आइसोलेशन की कैपेसिटी होती है। तो ये तो एक छोटा सा इलाका गया, मैं आपको एक छोटा सा क्षेत्र के बारे में आपको एग्जाम्पल दे करके बताया। और अगर देखना है तो बराबर की पहाड़ी में आप चले जाइए, तो बराबर की पहाड़ी के ऊपर में आप चढ़ जाइए, एकदम बीच में पहुंच जाइए, आपके दिल में स्वयं एक भावना पैदा होगी कि अब सभी लोगों से आइसोलेटेड हो गए। अब आप वहीं पर अपना झोपड़ी डाल लीजिए, बना रहने लगिए और कुछ थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी करने लगी, वहां पर ऐसा जगह भी मिल जाए और फल फूल ये सब भी, तो क्या होगा कि आप उस पहाड़ी इलाके से बाहर निकलेंगे, अब एक आइसोलेटेड व्यक्ति आप बन जाएंगे, आपको वही अच्छा लगने लगेगा और बाहरी जो आदमी होगा उससे संपर्क आप नहीं करेंगे। तो पूरा मराठवाड़ा जो त्रिभुजाकार रूप में क्षेत्र था, जो आप एक महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, वहां इसी ढंग से पहाड़ियां थी और हर एक व्यक्तियों का समूह, यानी मराठा में रहने वाले मराठे अलग अलग समूहों में विभिन्न पहाड़ियों के घेरावों के बीच में अपने आप को आइसोलेट कर चुके थे। तो ये अति प्राचीन काल से उस भौगोलिक परिदृश्य के कारण जो है मराठे असंगठित थे। मराठों में संगठन का अभाव के पीछे वहां की भौगोलिक परिदृश्य उत्तरदायी था और चूंकि अनुर्वर था, अनफर्टाइल लैंड था, इसलिए वो लोग किसी भी संसाधन बहुत कम था, तो प्राप्त करने के लिए एक मराठा दूसरा मराठा से भी झगड़ते रहते। इसलिए मराठों के बीच संसाधनों पर प्रभुत्व स्थापित करने के चक्कर में जो है वो एकता नहीं बन पाती। ये एकता वैवाहिक रूप से या सामाजिक रूप से कैसे बने, तो इस एकता को बनाने में भक्त संतों का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, भक्ति आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं, हम लोग आपको मटेरियल्स भी दे चुके हैं, उसमें आप देखिएगा कि संपूर्ण भारत में भक्ति आंदोलन का स्वरूप एक नहीं था। भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को। रामानंद ने जिस भक्ति आंदोलन की नींव डाली वो सगुण मार्गी और निर्गुण मार्गी दोनों था। सगुण मार्गी भी दो भागों में बटा हुआ था, एक कृष्ण मार्गी, एक राम मार्गी। अब बात समझ में आ रही कि नहीं? और निर्गुण मार्गी में निराकार ब्रह्म की उपासना का लोग उपदेश देते थे, जैसे कबीर थे, नानक थे। लेकिन जो महाराष्ट्रीयन भक्त संत थे वो इन सबों से हटकर उन्होंने विठोबा को केंद्र माना और उनकी भक्ति पर जोर दिया। खैर, विभिन्नता थी, लेकिन पहुंचने का लक्ष्य सबका एक ही था। और लक्ष्य क्या था कि ब्रह्म की प्राप्ति। कोई निर्गुण के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति कर रहा था, कोई सगुण के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति कर रहा था। सगुण में भी कोई राम मार्गी था, कोई कृष्ण मार्गी था, कोई विठल मार्गी। तो महाराष्ट्रीयन जो भक्त थे वो विठल मार्गी। और इन भक्तों ने क्या किया, इन भक्त संतों ने क्या किया, तो दो काम। एक कि मराठा भाषा का विकास किया। तो आप बोले कि मराठा भाषा पहले नहीं था, पहले था, लेकिन उस मराठा भाषा को समृद्ध किया, प्रोस्पेरस किया। जैसे कैसे किया कि जो रामदास थे, गुरु रामदास इनका नाम था। तो ये गुरु रामदास कौन थे आपको पता है? ये गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे और इनके पुत्र संभाजी के भी गुरु थे। इन्होंने दो पुस्तक लिखी, एक का नाम था 10 बोध और दूसरे का नाम था आनंद वन भुवन। ये दोनों किताबें आमतौर पे आती है
ऑब्जेक्टिवली पूछने के लिए कि 10 बोध और आनंदवन भुवन के लेखक कौन थे, तो 10 बोध और आनंदवन भुवन के लेखक जो थे वो गुरु रामदास थे। इसमें कर्म का सिद्धांत दिया गया और जीवन को उच्च बनाने के उपाय बताए गए। ऐसे परिस्थिति में जो मराठवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले मराठी थे, उनमें इन पुस्तकों के माध्यम से या मराठी भाषा के माध्यम से उच्च नैतिकता स्थापित हुई, हाई मोरालिटी स्थापित हुई। देखिए, किसी भी व्यक्ति का पतन कब होता है? जब उसका नैतिक पतन हो जाता है। व्यक्ति का पतन पैसे के कमी की वजह से नहीं होता है। व्यक्ति का पतन ज्ञान की कमी की वजह से नहीं होता है। व्यक्ति का पतन का मूलभूत कारण नैतिकता का पतन है, मोरालिटी का पतन है। क्योंकि शरीर एक क्रिया के तहत अपने कार्यों को संपन्न करती है, एक सिस्टम के तहत, और उस क्रिया का अनुसरण करना ही नैतिकता है। तो शरीर जो क्रिया करती है वो दो तरीके से करती है, आंतरिक एक बाहरी। तो आंतरिक रूप से खाना पचाना और दिस दैट जो होता है, जिसको आप फिजियोलॉजी कहते हैं, वो सब होता है। अब बाहरी रूप से मानवीय व्यवहार है। तो इस मानवीय व्यवहार भी आपके विकास के लिए अनिवार्य है। एक मानवीय व्यवहार ये है कि हमेशा झगड़ा करते रहिए झगड़ा। जो ज्यादा झगड़ालू बने 24 आवर झगड़ा कर रहा है, आप ऐसे इसको देखिए ना कि आप लोग दोनों हाथापाई कीजिए लगातार। एक समय आया है कि दोनों को अपनी शक्ति में कमी महसूस हो, क्या तो ताकतें नहीं मिल रहा, कैसे पेट चलाए, कैसे उसको मारे। तो इसलिए इस बाहरी का ये जो रूप है, इसमें भी अगर व्यवहार में नैतिकता नहीं होगी तो भी नैतिक शक्ति का पतन होगा। तो मराठों में था क्या कि मराठे में नैतिकता नहीं थी, तो आपस में लड़ बढ़ के सब अपनी शक्ति का ह्रास कर रहे थे। तो इन पुस्तकों के माध्यम से, इन जो है वो भक्त संतों के माध्यम से मराठवाड़ा में मराठी लोगों के बीच नैतिकता का उदय हुआ। और जब नैतिकता का उदय हुआ तो इसमें लोकगीतों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लोगों ने लोकगीत लिखे, फोक सॉन्ग, FOLK सॉन्ग। तो फोक सॉन्ग में क्या हुआ कि वो ऐसे गाने गाए गए जिससे मराठों में एकता की भावना पैदा हो। तो भाषा और लोकगीत के माध्यम से मराठों में नैतिकता उत्पन्न की गई, और जब नैतिकता उत्पन्न हो गई तो मराठों के बीच एकता भी स्थापित हुई। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भक्त संतों ने सामाजिक और भावनात्मक रूप से मराठों को एक बनाने का काम किया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, अगला जो चौथा काउज है वो है वतनदारों की भूमिका। वतनदारों की, सबको हम अलग अलग हेडिंग करके आपको समझा रहे हैं कि नोट्स में जो है हेडिंग नहीं है, समझ गए? या हम कर दे रहे इसलिए कि आपको सब बात जो है स्पष्ट रूप से अलग अलग समझ में आए और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, वतन क्या था, वतनदार। तो वतनदार जो था, वतन को धारण करने वाला था। सिंपल सा बात, वतन को धारण करने वाला। है ना? तो वतन क्या था? फिर एक सवाल आता है, वतनदार का तो अर्थ हमने बता दिया कि वतन को धारण करने वाला। तो अब वतन क्या था? तो वतन जो था वो जागीर को बोलते थे। अब बोलते सर डायरेक्ट जागीर लिख दिया जाता, जागीरदार।
ये अलग से एक शब्द क्रिएट किया हुआ इसी में राज। तो ये जो होता था वो एक्चुअली में दुर्गम क्षेत्र होता था। देखिए जागीर और वतन में क्या डिफरेंस है वो समझने की जरूरत है। एक ऐसी भूमि थी जिस पर किसी किसान का पुश्तैनी अधिकार था, मुगलों के आने से पहले ही से। अब था तो ऐसा तो नहीं कि मुगल आएंगे तो उनको हटा देंगे। अभी आपका जमीन है ताज कॉलोनी में, तो नीतीश कुमार अभी हैं, बाद में हट जाएंगे, दूसरा आएगा, तो ऐसा तो नहीं आपका मकान नहीं रहेगा। सत्ता चेंज होने से उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की मिल्कियत खत्म हो जाती है क्या? नहीं होती है। तो यही चीज उस भी था कि बहुत सारी जागीर भूमि थी और उस जागीर भूमि के धारणकर्ता को जागीरदार बोलते थे। तो कोई शासक चेंज होता था तो वो जागीरदार फिर कर किसको देता था? उस शासक को देता था जो शासक बना, और किसान का संबंध उसी जागीरदार से होता था। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे हिंटरलैंड में जो किसी के कब्जे में नहीं होते थे। कल ही के क्लास में बताया वैसे जंगली इलाका ये। तो ऐसी परिस्थिति में वहां जो सफल हो गया तो उसको मुगल बोले कि तुम्हारा वतन हो गया, तुम यहाँ के वतनदार हो, तुम्हारा काम है कि यहाँ कंट्रोल करके यहाँ से टैक्स जो है भेजते हो। फिर बहुत सारा वतन किसी को जो है वो कोई अच्छा काम करने से भी दे दिया गया। जैसे कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, या कोई पुरोहित है यानी धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई चित्रकार है, तो उसको वतन जागीर दे दी गई कि इसकी आय जो है वो उससे तुम अपना सांस्कृतिक कृतियों को किया करो। तो बहुत सारे वतन के रूप थे, बहुत तरह के वतनदार। मराठवाड़ा में जो वतनदार थे वो दुर्गम क्षेत्र होने के कारण, और जब मुगलों का शासन था तो ये वतनदार मुगलों को टैक्स दिया करते थे। लेकिन मुगलों के विरोधी ये शुरू से थे। तो मुगलों के विरोधी ये शुरू से इसलिए नहीं थे कि मुसलमान हिंदू के वजह से, मुगलों के विरोधी इसलिए थे कि इनमें आइसोलेशन की भावना शुरू से थी। ये बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त ही नहीं करते थे। अब बाहरी हस्तक्षेप चाहे जो करता, आज भी आप देख लीजिए लोकतंत्र के युग में भी जो महाराष्ट्र है उसकी राजनीति अलग है वो भी हिंदू, लेकिन बिहार का हिंदू, यूपी का हिंदू जाता है तो वहां बोलता है तुम भागो यहां से, तुम मराठी नहीं। तो जो भावना उस समय थी वो भावना आज भी। तो इसको इस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। तो वतनदारों ने क्या किया कि ये जो वतनदार थे, इन वतनदारों का संबंध जो था वो मुगलों के विरुद्ध था। मुगलों के विरुद्ध क्यों? मुसलमान होने के कारण नहीं, बल्कि विदेशी होने के कारण। ठीक है। और जब विरुद्ध था तो मराठों के पक्ष में था। यानी एक प्रकार से ये मराठवाड़ा के जागीरदार थे, जमींदार थे। तो जमींदार और किसानों के बीच संपर्क जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन मराठवाड़ा क्षेत्र के जो वतनदार थे उनके संपर्क जो थे वो अपने किसानों से बड़े मित्रवत रहते थे। और उसका कारण क्या था कि मुगल विरोधी थे। तो जब मुगलों का आक्रमण बाद में व्यापक पैमाने पर होने लगा तो वतनदारों का साथ वहां के किसानों ने दिया और वतनदार ने वहां के किसानों का साथ दिया। इस प्रकार से वतनदारी व्यवस्था ने वहां क्या किया कि एक एकता की भावना पैदा। और जब ऐसी भावना पैदा हो गई तो विभिन्न वतनदार भी जो है वो आपस में मिलने लगे कि हम लोग को अब एक होना चाहिए। और ऐसे मनोभाव जब पैदा हुआ तो इसी में एक व्यक्ति का उदय होता है
ये सब पहले सर्कमस्टांसेस बन चुके थे। और वो व्यक्ति कौन था? तो शिवाजी का उदय, शिवाजी का उदय। अब देखिए, कहा जाता है कि शिवाजी का उदय मराठा शक्ति के उदय के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारी परिस्थितियां होने के बावजूद भी मराठवाड़ा में किसी सरदेशमुख के पास या किसी वतनदार के पास ये योग्यता नहीं थी कि सभी वतनदारों का वो नेता बन जाए या सभी सरदेशमुखों का नेता बन जाए, क्योंकि उसमें संगठन की भावना नहीं थी, ऑर्गेनाइज करने की भावना नहीं थी। और शिवाजी में एक महान संगठनकर्ता की भावना, जो एकता का परिवेश पूर्व में पढ़ाई गई बातों से स्थापित हो चुका था, उस एकता के तहत जब शिवाजी ने प्रयत्न करना शुरू किया तो जितने छोटे छोटे सरदेशमुख थे, ये वतनदार थे, सबों ने शिवाजी का प्रभुता बिना युद्ध के ही स्वीकार कर दिया। और जो बड़े सरदेशमुख थे, उन्हीं के साथ शिवाजी को युद्ध करना था। और फिर शिवाजी ने इन सरदेशमुखों को पराजित करने के बाद मराठा प्रशासन में इनको उचित स्थान दिया, तो शामिल कर लिया। तो इस प्रकार से अगर शिवाजी का उदय नहीं होता तो मराठा एक शक्ति के रूप में उभर करके सामने नहीं आते। तो शिवाजी के व्यक्तित्व के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि शिवाजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने बिखरे हुए मोतियों को जोड़ करके एक माला बना दी। यानी मराठे क्या थे? तो बिखरे हुए मोती। अब शिवाजी ने क्या काम किया कि मराठे एक हुए, ये हम लोग शिवाजी के उदय का एक अलग टॉपिक के रूप में कल के क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।